नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से और नए YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ बेसिक सा टॉपिक जिनसे रेगुलर एग्जाम में सवाल आते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक होंगे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपको आना चाहिए। और ये सारे ऐसे टॉपिक हैं, इसमें हम लोग वही सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिनसे रेगुलर एग्जाम में एक दो सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। बेसिक से सवाल हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और देखो यहाँ पे, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो लोग सिर्फ सफलता देखते हैं और ये नहीं देखते कि आप 1 नंबर से पीछे रह गए हो या 2 नंबर से पीछे रह गए हो या 20 नंबर से पीछे रह गए हो। आप पीछे रह गए मतलब असफल। और जो आपसे कम जानता था लेकिन आपसे 1 नंबर सही कर दिया, तो वो अगर एग्जाम में सिलेक्ट हो जाता है, कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाता है या वो पास हो जाता है, तो लोग उसकी सफलता देखते हैं और आपकी असफलता को देखते हैं। तो इसीलिए 1 1 नंबर एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। तो जहां से भी लगे कि 1 2 नंबर हमारा बढ़ सकता है तो उसको बटोर लो। चलो शुरू करते हैं। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एसिन 2 अभिक्रिया में, एसिन 2 क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है। तो हम लोग पेन सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। देखो, जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, एसिन रिएक्शन, एसिन रिएक्शन, तो आपको पता है कि ये 2 प्रकार के होता है। एक तो होता है एसिन 1 और एक होता है एसिन 2। जहां पे जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे हम आपको बताते चलेंगे, आप सिर्फ उसको याद रखना। तो यहां से क्या क्या चीज आपको याद रखना है। देखो, एसिन रिएक्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 2 प्रकार का होता है, एसिन 1 और एसिन 2। अच्छा, एसिन 1 में आपको क्या याद रखना है कि एसिन 1 जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। हमेशा कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। एसिन 2 जो है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। जितना बात बताएंगे वो महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी आगे हम लोग जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो सारा कुछ करेंगे कि एसिन 1 क्या होता है, एसिन 2 क्या होता है, डिटेल में। तो अभी जितना बता रहे हो उतना याद रखो। एसिन 1 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, एसिन 2 1 स्टेप में कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो एसिन 1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में आपको मिल जाता है कार्बोकेटायन। क्या मिल जाता है? कार्बोकेटायन मिल जाता है, कार्बधनायन। और एसिन 2 रिएक्शन में आपको मिलता है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो एसिन 1 2 स्टेप में होगा, एसिन 2 1 स्टेप में होगा। एसिन 1 में कार्बोकेटायन बनता है, एसिन 2 में ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था बनता है। अच्छा, इसमें क्या होता है एसिन 1 में कि 50% इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन, ठीक है। और 50% इसमें रिटेंशन होता है, रिटेंशन, ठीक है। 50% रिटेंशन होता है यानी धारण। 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन। और इसमें क्या होता है एसिन 2 में कि 100% इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है, ठीक है। प्रतिलोमन जिसको कहते हैं, जो आपको हम बताए थे कि जैसे बरसात में ऐसे छाता लेके चलते हो और तेज हवा चल रहा है तो क्या होगा, छाता उलट जाएगा। ऐसे इस तरीके से इसका थोबड़ा ऐसे था, तेज हवा मारा तो ऐसे हो गया, ठीक है, हथियार बन गया बजरंगबली का। तो
उसी को कहते हैं इन्वर्जन, प्रतिलोमन। तो SN2 में 100% प्रतिलोमन होता है, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है वहां पे न्यूक्लियोफाइल का। और SN1 में 50% इन्वर्जन होता है और 50% रिटेंशन होता है। तो इतना बात। अब चलो जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। देखो सवाल है हमारा, SN2 क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है? तो SN2 में अभी हम आपको बताया ना कि ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी SN1 रहता कि SN1 में क्या बनता है भाई? तो SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। SN2 में क्या बनता है? तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। 100% इन्वर्जन किस में होता है? SN2 में होता है। 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन किस में होता है? SN1 में होता है, ठीक है। दो स्टेप में कौन सा रिएक्शन कंप्लीट होता है? SN1। सिंगल स्टेप में कौन होता है? SN2। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो सिंपल सा सवाल है, सब लोग जानते हो बेंजीन जो है वो बेंजीन क्या है? C6H6 होता है। अच्छा, इसमें कोई भी सवाल फालतू नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना। ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में आए हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इससे रिलेटेड जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाले हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C6H6 है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो देखो यहाँ पे सब कोई जानते हो कि ये जो है ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, और इसमें 3 जगह पे आप क्या करो? डबल बॉन्ड बना दो, पाई बॉन्ड। तो ये हो गया बेंजीन। लेकिन याद रखना 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो जहां जहां आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है वहां पे कार्बन है, और उसके साथ वहां पे एक एक क्या होगा? एक एक यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन होगा। तो एक्चुअल में ए जो है ना, ए सही स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ठीक है। ऐसे तो सही ये भी नहीं है, बेंजीन में रिजोनेंस होता है तो उसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड होता है वो सबसे ज्यादा करेक्ट होता है, बट हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर है बेंजीन का ए है। अब इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है? तो आप सबको पता है कि देखो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना बच्चों, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में हम मानते हैं कि एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। और जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से यहां पे देखो, ध्यान देना। यहां पे देखो ई सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, मतलब सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। अब यहां पे देखो डबल बॉन्ड है, ए यहां पे जो हम दूसरा कलर से लिख रहे हैं यहां पे ध्यान देना, जैसे ए सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, यहां पे ए सिग्मा बॉन्ड होगा, और यहां पे ए सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पे क्या होगा? वहां पे एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो पाई बॉन्ड की बात करें तो आपको 3 जगह डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो 3 पाई बॉन्ड हो गया। और सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? तो 6 तो हाइड्रोजन वाला हो गया, और 6 इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है, तो 6 6 कितना हो गया? 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो टोटल इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है। बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना होता है? 3। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो याद रखना, आगे हम बात भी करेंगे इसका। बेंजीन में ईच कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2 होता है, ठीक है, sp2 होता है। तो ये हो गया बेंजीन के बारे में इंफॉर्मेशन। याद रखना इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो
CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो देखो CH4 के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है। एक तो कार्बन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है यहां पे, एक इस तरीके से होता है, एक हाइड्रोजन इस तरीके से होता है, एक हाइड्रोजन इस तरीके से, और एक यहां पे इस तरीके से। इसका जो शेप होता है बच्चों, जो मीथेन का शेप होता है ना, शेप या ज्योमेट्री, ये होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो sp3 होगा। बॉन्ड एंगल की बात करेगा कि मीथेन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? तो इतना बात याद रखना है। और देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो 4 यहां पे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो मीथेन के बारे में इतना चीज याद रखना, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में मिलता है, इसीलिए इसको मार्स गैस बोला जाता है, ठीक है। तो CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा होगा। शेप टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इतना चीज मीथेन के बारे में याद रखना, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो CHCl3 यही है क्लोरोफॉर्म। अब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट तो बहुत ही जहरीला एक गैस बनाता है, जिसको हम बोलते हैं COCl2, फॉस्जीन बनाता है, ठीक है। और साथ में HCl बना के ही बाहर हो जाता है। तो ये क्या बनाता है? COCl2 बना लेता है, COCl2, जिसको हम फॉस्जीन के नाम से जानते हैं, फॉस्जीन के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही जहरीला गैस होता है, फॉस्जीन बहुत ही जहरीला गैस होता है। तो एक फॉस्जीन होता है, और एक कैसा है? जहरीला है भाई, जहरीला गैस है। तो फॉस्जीन के बारे में याद रखना, COCl2। नेक्स्ट, इथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अब हाइब्रिडाइजेशन बार बार आ रहा है, तो चलो यहां पे इसको ना निपटा देते हैं। आपको ना बहुत ज्यादा यहां पे स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, हम जितना बता रहे हैं उतना सिर्फ सीख लो। अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है, सिंगल बॉन्ड दिखता है, और सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ नहीं दिखता है, डबल ट्रिपल नहीं दिखता है आसपास में, सिंगल बॉन्ड दिखता है, तो आप बोलना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp3 होगा। अगर आपको वन साइड डबल बॉन्ड दिख जाता है, वन साइड डबल बॉन्ड दिख जाता है, तो वन साइड डबल बॉन्ड दिखेगा तो आप बोलना हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? sp2 होगा। वन साइड डबल होगा तब। बोथ साइड डबल बॉन्ड, बोथ साइड डबल बॉन्ड, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता हाइब्रिडाइजेशन बताने का। अगर बोथ साइड डबल बॉन्ड दिख जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, ये बोथ साइड पॉसिबल नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड एक ही तरफ होगा, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। क्लियर है? तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन का अगर यदि आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है केवल, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। एक तरफ डबल बॉन्ड दिखता है तो sp2 होगा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड दिखता है तो sp होगा, और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो sp होगा। तो यहां पे हमसे पूछा गया इथेन में, किसमें पूछा गया? इथेन। तो इथेन, एन का मतलब एल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इथेन है तो इथ का मतलब 2 कार्बन, और बाकी के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। तो यही हो गया हमारा इथेन, C2H6। तो आपको यहां पे क्या दिखा बताओ? सिंगल बॉन्ड दिखा, डबल दिखा कि ट्रिपल दिखा?
सिंगल बॉन्ड दिखा, तो सिंगल बॉन्ड दिखा तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या होगा, sp3 होगा। दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। चलो लिखना है तो लिख सकते हो इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो sp3, एक तरफ डबल दिखे तो sp2, और दोनों तरफ डबल दिखे तो sp, ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो sp होगा। यहां पे थोड़ा सा और हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देख लो, जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें ना प्रत्येक कार्बन का हमें बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन प्रत्येक कार्बन का। तो जब हम इसको देखते हैं इस कार्बन को, तो इसके बाजू में हमें दिखाई देता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है। ऐसे इसका मेथड है, आप चिंता मत करो, सारा कुछ बताया हुआ है, मेथड है। हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं उसके द्वारा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। या और भी कई तरह के फॉर्मूले होते हैं उससे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड होता है। बट हमें अभी ज्ञानी नहीं बनना है, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। और एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा कैसे आपने सोल्व किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना जल्दी सोल्व कर दो। देखो इसमें आपको क्या दिखा, एक और डबल बॉन्ड दिखा, तो एक और डबल बॉन्ड दिखा तो हमने बताया sp2। फिर इस कार्बन का देखेंगे दोनों और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा sp, इसका फिर से एक और डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का sp, और ट्रिपल बॉन्ड वाले का sp, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो। जैसे इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन मिल गया आपको ऐसे, और यहां पे इस तरीके का बॉन्ड है और यहाँ पे इस तरीके का है, आपसे पूछा गया प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो देखो यहाँ कार्बन है तो यहाँ कार्बन है, सिंगल दिखा तो sp3, यहाँ कार्बन है सिंगल दिखा sp3, यहाँ पे ट्रिपल दिख गया तो sp, यहाँ पे ट्रिपल दिख गया तो sp, यहाँ पे डबल दिखा एक तरफ तो sp2, यहाँ भी डबल दिखा एक तरफ तो sp2। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आप किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड कर सकते हो। तो आई होप अब हाइब्रिडाइजेशन में, ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कौन शीतलक है, शीतलक मतलब रेफ्रिजरेंट, इसमें कौन है, तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, इसी का इस्तेमाल शीतलक के रूप में किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। तो CF2 Cl2 के बारे में याद रखना, यही है आपका शीतलक। अच्छा इसमें और ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, सारा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है इसमें, देखो बता देते हैं। ये तो आपका हो गया कौन, ये तो आपका हो गया फॉस्जिन, जिसके बारे में अभी हम लोग बात किए। फॉस्जिन जहरीला है, नाग है, नाग जहरीला है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है ना अग्निशामक में होता है, अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और CF2 Cl2 का प्रयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में करते हैं, यानी शीतलक के रूप में, ठीक है। शीतलक, शीतलक, ठीक है, शीतलक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट प्रोपाइन में सिग्मा बॉन्ड, फिर से सिग्मा बॉन्ड। अच्छा सिग्मा पाई से रिलेटेड, प्रोपाइन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, प्रोपाइन देखो भाई, प्रोपाइन, प्रोपाइन जरा ध्यान दो। प्रोप का मतलब कितना कार्बन, 3 कार्बन, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो चलो यहां पे बना लेते हैं 1 2 3 C, और यहां पे CH3, यही हो गया आपका प्रोपाइन। 1 2 3 कार्बन तो प्रोप हो गया, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग गया, प्रोपाइन। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड बताना है, तो देखो भाई एकदम आसान है। ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, हम बताए थे। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। और ये जो है ये भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा। 3 हाइड्रोजन यहां पे है तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, और 1 हाइड्रोजन यहां पे है तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो बताओ 1 2 3 और 3 6 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, और प्लस पाई बॉन्ड कितना होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा।
6 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 6 होगा। पाई बॉन्ड पूछता तो कितना होता 2 होता, तो 6 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड होगा इसमें। चलो कौन अस्थाई कार्बोकेटायन है, देखो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पर धनावेश। कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है, कार्बन पर धनावेश, इसी को कार्बोकेटायन कहते हैं। इस तरीके का होता है, ठीक है। और इसका शेप की बात करोगे तो प्लेनर शेप होता है, प्लेनर शेप होता है कुछ इस तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। शेप प्लेनर होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, एंगल 120 डिग्री होगा और कार्बन पर धनावेश है, तो इसी को कार्ब धनायन यानी कार्बोकेटायन कहते हैं। तो देखो कार्बोकेटायन जो है ना 3 प्रकार का होता है। एक तो ये हो गया कि 2 तरफ से हाइड्रोजन है, अब एक तरफ से एल्काइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें दूसरा है कि 2 तरफ से एल्काइल है और एक तरफ से हाइड्रोजन है, और तीसरा है कि 3 तरफ से एल्काइल जुड़ा हुआ है, तीनों तरफ से क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल, और हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी, 1 डिग्री या प्राइमरी। एक 2 तरफ से एल्काइल है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी, ठीक है। और तीनों तरफ से एल्काइल ग्रुप है तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी, 3 डिग्री या टर्शियरी, ठीक है, 3 डिग्री या टर्शियरी। अब अगर इसमें अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की, तो याद रखना 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और सबसे कमजोर कौन है 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है। कारण क्या है, कारण आगे जब हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे, ठीक है। अभी इससे बेसिक है, तो याद रखना कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 1 डिग्री और कमजोर। तो यहां पे देखो R3 प्लस, यही ना 3 डिग्री होगा, 1 2 3 R3 और C पे प्लस होगा, तो R3 प्लस यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। क्या क्या बताए कार्बोकेटायन के बारे में, याद कर लिए सब कुछ। कार्बन पे प्लस होगा तो कार्बोकेटायन होगा, शेप इसका ट्रिंगुलर प्लेनर होता है, एंगल 120 डिग्री होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और 3 प्रकार के होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। 3 तरफ से एल्काइल ग्रुप है तो टर्शियरी, एक तरफ से एल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी, सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी होता है। वैसा ही होगी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच की दूरी महत्तम हो, मैक्सिमम। आप समझो, पहले तो इसका बेसिक फंडा याद कर लो। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो लेंथ की बात है, लंबाई की बात है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई होता है 154 पिकोमीटर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई होता है 134 पिकोमीटर, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई होता है 120 पिकोमीटर। यही अगर हम एंगस्ट्रम में चेंज करें 10 के पावर, पिकोमीटर का मतलब 10 के पावर माइनस 12 मीटर है। अब अगर आप इसको 10 के पावर माइनस 10 मीटर यानी एंगस्ट्रम में चेंज करते हो तो ये हो जाएगा 1.54 एंगस्ट्रम, ये हो जाएगा 1.34 एंगस्ट्रम, और ये हो जाएगा 1.20 एंगस्ट्रम। तो मैक्सिमम पूछ रहा है कि वैसा यौगिक द कंपाउंड इन विच कार्बन कार्बन हैविंग मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप समझ रहे हो ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में 154 पिकोमीटर है, बाकी डबल बॉन्ड में तो 134 हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड में 120। तो ज्यादा दूरी कहां पे होगा, तो सिंगल बॉन्ड में। तो आप देखो इथेन एन है, एन तो सिंगल बॉन्ड होगा, इन है इन तो डबल बॉन्ड होगा, और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात समझ में आई। तो सबसे ज्यादा दूरी कहां पे होगा, सिंगल बॉन्ड का। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली ना आपसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ ही पूछ देगा, तो याद रहेगा तभी बता पाओगे। ब्यूट 1 इन 3 आइन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। ब्यूट 1 इन 3 आइन, देखो ब्यूट 1 इन 3 आइन,
तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो पहले चलो बना लेते हैं। ब्यूट 1 इन, एक पे डबल बॉन्ड है तो C डबल बॉन्ड C, ठीक है। 1 इन और 3 पे क्या है, 3 पे है आइन, तो यहां से काउंटिंग करेंगे, मान लो 1 2 3 4, तो 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो कार्बन कार्बन का 4 बॉन्ड हमको पूरा करना है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड पूरा करना है तो देखो 2 तो इधर है तो एक हाइड्रोजन यहां लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 3 पूरा है तो एक लगा देंगे, इसका तो कंप्लीट है तो इधर एक लगा देंगे। यही है हमारा ब्यूट 1 इन 3 आइन। अब काउंट कर लो कि सिग्मा कितना है, पाई कितना है। तो भाई अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा हमारा हो गया 1 2 3, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, फिर यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा और 2 पाई होगा, यहाँ पे सिग्मा। तो बताओ कितना सिग्मा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा हो गया प्लस 1 2 1 3 पाई, 7 सिग्मा और 3 पाई है ऑप्शन में, हाँ 7 सिग्मा और 3 पाई हो गया, यहाँ पे 7 सिग्मा 7 सिग्मा 3 पाई। एक बार देख लेना स्ट्रक्चर को। सॉरी। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, देखो एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, जैसे पूरा बात कर लेते हैं, कर ही रहे तो पूरा बात कर लेंगे। जैसे एल्केन है, एल्केन, ठीक है। तो एल्केन से क्या करो कि एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो और इसके जगह पे हैलोजन जोड़ दो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन भी बोलते हैं। IUPAC नेम हेलो एल्केन हो जाएगा, कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर निकालो और एक हैलोजन ऐड कर दो तो एल्काइल हैलाइड। जैसे हमारे पास एल्केन है CH4 और CH4 में से हाइड्रोजन बाहर निकाल के और क्लोरीन जोड़ देंगे तो CH3Cl जो है ना, यही हमारा एल्काइल हैलाइड है। तो ये देखो एल्काइल हैलाइड इसमें से कह रहा है कि सेकेंडरी कौन है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर एक तरफ एल्काइल है और 2 तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ हैलोजन है तो ये हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एक ही तरफ R है ना, एक तरफ कार्बन है, R का मतलब कोई एल्काइल होगा कार्बन होगा, तो ये हो गया 1 डिग्री, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। अगर 2 तरफ से हो गया एल्काइल और एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हैलोजन तो ये 2 डिग्री हो गया या सेकेंडरी। और तीनों तरफ से अगर एल्काइल ही हो गया और एक तरफ से हैलोजन तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी। तो इसमें पूछ रहा है ना कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कौन है, देखो आइसोपेंटाइल, आइसोब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल, तो जरा इसको देखो, आइसोप्रोपाइल क्या होता है, आइसोप्रोपाइल होता है ए वाला, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये जो स्ट्रक्चर है ना ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का है। तो आप देखो इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है और कार्बन के दोनों तरफ क्या है, एल्काइल है, एक यहां पे है एक यहां पे, 2 तरफ से एल्काइल है, तो 2 तरफ से एल्काइल रहेगा, 2 तरफ से एल्काइल रहेगा तो वही 2 डिग्री होगा या सेकेंडरी। तो यहां पे हमारा आंसर होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो मेन ऑप्शन तो भूल ही जाओ, इस तरह से तो दुनिया भर का ऑप्शन बन सकता है। तुम सिर्फ इसको याद रखो कि एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ किसके द्वारा, हैलोजन के द्वारा, तो एल्काइल हैलाइड बन गया। अब एक तरफ एल्काइल रहेगा तो 1 डिग्री, 2 तरफ रहेगा तो 2 डिग्री, 3 तरफ रहेगा तो 3 डिग्री होगा। एक क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि बेसिक चीज आपको बताया जा सके। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। देखो कार्बन जो है ना ये बड़ा ही पनौती तत्व है, परमाणु संख्या 6 होता है। अगर इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएगा, SPDF में करोगे तो 1s2 2s2 और 2p2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से वैलेंसी इसका होता है संयोजकता 4, यानी टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंट होता है। और केटेनेशन प्रॉपर्टी तो शो करता ही है, केटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन का ही होता है, ठीक है। केटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसका होता है, कार्बन का ही होता है।
ठीक है, तो कार्बन का वैलेंस 4 होता है। हीरे में कार्बन का, हीरे में देखो हीरा जो होता है ना टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है हीरे का, चतुष्फलक आकृति होता है इसका। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है अभी बताएं, कार्बन में सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण, कैटनेशन प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही, टूटे ना स्नेहिया के डोर, यानी प्यार का बंधन टूटना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला, ठीक है। तो इसको प्यार हो गया है किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो लोग को गलत जगह प्यार हो जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन से हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से बाबू सोना हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन से बाबू सोना, बाबू सोना वाला बीमारी, इलेक्ट्रॉन से बाबू सोना वाला बीमारी हो गया इसको, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो अब जरा देखो, जब आप अमोनिया देखोगे तो अमोनिया पे एक लॉन पेयर होता है, ये सबको पता है, ठीक है। H2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H2O पे कितना होता है, 2 लॉन पेयर होता है। तो भाई इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन को क्यों चाहेगा, इसके पास तो खुद लॉन पेयर के रूप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये होगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नाभिक स्नेही यानी नाभिक को चाहने वाला, इसको किससे प्यार हो गया है, नाभिक से, यानी प्लस से हो गया है। अब इलेक्ट्रो, इसको देखो वो BF3, तो BF3 है। अब इसमें सेंट्रल एटम है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, तो 5 है, तो इसको 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड बनाया, तो 3 3 टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो बॉन्ड बनाने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है किसका, बोरॉन का, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। 3 इसका वैलेंस सेल में था और 3 बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ, तो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब इसको अभी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्यार होगा इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, BF3, AlCl3, ये सब जो है ना, FeBr3, ये सब जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी। सादा है। एल्कीन जो है ना वो किस तरह का रिएक्शन देता है, देखो एल्कीन जो है मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन। एल्कीन किस प्रकार के रिएक्शन में भाग लेता है, एडिशन रिएक्शन। कैसे, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसको एल्कीन बोलेंगे। अब कोई HX के साथ इसको रिएक्शन करवाना है, तो ये टूटेगा H प्लस और X माइनस के रूप में, यानी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के रूप में। इसके वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और टूटेगा, तो एक जगह माइनस और एक जगह प्लस होगा। तो यहाँ पे जहां प्लस है वहां पे माइनस है, वहां पे प्लस जुड़ेगा, और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, यानी एडिशन हो गया, H प्लस और X माइनस का एडिशन हो गया, डबल बॉन्ड टूटा और दोनों जाके यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और एल्कीन में कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, मुख्य रूप से एडिशन रिएक्शन होता है। ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, देखो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है, तो एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। यानी एटम में सेल होता है, सेल सबसेल में डिवाइड होता है, सबसेल ऑर्बिटल में डिवाइड होता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहां पे होता है, तो ऑर्बिटल एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे जाने के बाद आपको पूरी संभावना है कि वहां इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। और आपको पता है S, P, D और F है ना, तो S का आकार जो होता है वो स्फेरिकल होता है, जिसको गोलीय कहते हैं। P का कैसा होता है भाई, डम्बेल, डम्बेल,
ठीक है। और इसका कैसा होता है, डी का डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। और एफ का बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, जटिल शेप होता है, 8 फोल्ड होता है। तो कैसा होगा, गोलीय भी होगा, एस का डम्बेल भी होगा और डबल डम्बेल भी। तो इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना, पता तो होगा ही सबको। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, काउंट कर लेना आप, सिग्मा पाई बहुत हो गया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई कितनी है, तो देखो सिंगल बॉन्ड का बताए थे 154 पिकोमीटर यानी 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो ये वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल बॉन्ड का 1.20। CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, देखो CH3 को हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म, क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म जो होता है एक प्रकार सॉरी, आयोडोफॉर्म जो होता है, देखो CH3 इसको हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है। एक प्रकार का पूतिरोधी होता है, पूतिरोधी समझते हो, पूतिरोधी लग रहा है गाली दे रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक। और आपको पता होगा अभी अभी हम लोग पढ़े एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, बट सेफली हम इसका इस्तेमाल त्वचा पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिसइंफेक्टेंट वो भी कीटाणुओं को ही मारने का काम आता है, बट आप सेफली त्वचा पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका यूज हम लोग करते हैं बर्तन धोने के लिए, फर्श की सफाई के लिए, ये सारी चीज को धोने के लिए। तो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल हम लोग त्वचा पे कर सकते हैं, घाव को सुखाने के लिए, कीटाणु शरीर में कहीं पे बैक्टीरिया फैल गया, कीटाणु हो गया तो उसको मारने के लिए। तो एंटीसेप्टिक क्यों एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, तो आयोडीन रिलीज करता है, आयोडीन रिलीज करता है, ठीक है, आयोडीन रिलीज करता है, इसीलिए इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आयोडीन मुक्त होकर निकलना। तो आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि ये आयोडीन रिलीज करता है। देखो एल्काइल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से क्या बनता है, देखो एल्काइल हैलाइड है RX, ये एल्काइल हैलाइड है, और Ag2O के साथ रिएक्शन करवाना है, Ag2O के साथ, Ag2O के साथ, Ag2O। तो इसको 2 ले लो, और हम आपको ट्रिक बता रखे हैं कि मेटल और हाइड्रोजन हमेशा क्या करना है, बाहर कर देना है। तो बचेगा क्या, 2R और उसके बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, तो ROR प्लस 2AgX, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईथर। तो इस रिएक्शन से क्या बनने वाला है, ईथर बनने वाला है। तो एल्काइल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ईथर बनेगा। और ये विलियमसन सिंथेसिस का ही एक ऑप्शनल मेथड है, यानी आप उससे ना करके इससे भी रिएक्शन करवा सकते हो। ब्यूटेनॉल को 1-ब्रोमोब्यूटेन में परिवर्तित करने के लिए किस अभिकारक व्यवहार किया जाता है, देखो ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल CH3 CH2 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 और OH हो गया ब्यूटेनॉल। हमें चाहिए 1-ब्रोमोब्यूटेन, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, PbR3 के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, और 3 से इसको बैलेंस कर देंगे। आपको पता है फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाएगा 3CH3 CH2 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 Br और प्लस साथ में बनता है H3PO3। तो ये बन जाएगा, हम रिएक्शन किससे करवा देंगे, PbR3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे। सवाल है DDT किससे बनता है, तो DDT जब हम क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ, यहां पे याद रखना क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो DDT बनता है, क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो DDT बनता है। DDT फुल फॉर्म क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, उसी को बोलते हैं DDT। अग्निशामक में अभी बताए थे CCl4 का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अश्रु गैस, ठीक है, टीयर गैस इसको बोलते हैं, टीयर गैस। क्लोरोपिक्रीन CCl3NO2, CCl3NO2, क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं इसको, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, क्लोरोपिक्रीन। तो अश्रु गैस का फॉर्मूला याद रखना। किसको कहते हैं? ल्यूकस रिएजेंट के नाम से किसे जानते हैं? तो देखो ल्यूकस रिएजेंट जो होता है वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl का इक्विमोलर मिक्सचर होता है। तो सांद्र HCl और अनार्द्र ZnCl2। एक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये क्या होता है? RMgX होता है। इसको कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। ठीक है, एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड बोलते हैं। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। मतलब ये सिंपली इसका है कि लक्ष्य इतना बड़ा रखो कि उसको पाने में इतना मेहनत करना पड़े कि बाद में मजा है कि हाँ एक लाइफ जो था संघर्षशील लाइफ था, बाद में जब हम याद करें तो लगे कि हाँ हमने भी किसी तरीके से जिया है। अब ये इतना छोटा, भगवान आपके पास आए और बोले कि मांगो भाई तुमको क्या चाहिए, तो अब मांग ही रहे हो क्या छोटा सा चीज, तो फिर उतना मजा नहीं है। तो सफलता का जो लक्ष्य होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि पीछे मुड़ के जब देखें तब लगे कि हाँ हमने कुछ किया है लाइफ में। तो ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था जो हमको लगा बता देना चाहिए आपको, तो बता दिए। अब जल्दी से चैनल को सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक जिनके पास ये नहीं पहुंच पाया है उन तक शेयर कर दो, ताकि मेन मोटिव हमारा है लाइव आने का, लाइव क्लास करने का। ठीक है, मजा तभी आएगा जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सारा कुछ लाइव में एक एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको देखो और देखने के बाद जो जो चीज इसमें बताया गया है उसको एक बार याद कर लो, और बाकी जो है वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, और मिलते हैं फिर लाइव क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।